मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये हमें सोचना है। कर्नाटका में ओपिनियन पोल आ चुका है और साफ साफ कहा जा रहा है कि कर्नाटका में इस वक्त बीजेपी का पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के एमएलए भड़काऊ भाषण पर उतर आए। इनका कहना है कि दोबारा अगर बीजेपी की सरकार कर्नाटका में बनती है तो योगी मॉडल को लाएंगे कर्नाटका के अंदर। अगर इंडिया के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। हम किसी भी अपराधी को जेल में नहीं डालेंगे। डिसीजन जो है फैसला सिर्फ रोड पर किया जाएगा। ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಜನ ಜೈಲುಗಳೊಳಗಿನ ಮ್ಯಾಗ ಕಳ್ಸೋದು ಕಡಿಮೆ, ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗನ್ನೇ ಸಿಎಂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶನಾಗ तो आखिर कर्नाटका के अवाम क्या चाह रही? जी हाँ, सर्वे किया गया जिसके अंदर 28% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी से परेशान है, बेरोजगार है। वहीं 25% लोगों का कहना है कि गरीबी से वो लोग परेशान हैं। तो कर्नाटका चुनाव में वोटरों के लिए ये अहम मुद्दे हैं। यानी इससे साफ पता चलता है कि कर्नाटका की आवाम अब बीजेपी और अंधभक्तों से तंग आ चुकी है, दिल्ली लड़ाई झगड़े से तंग आ चुकी है। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगर से कांग्रेस सत्ता में आएगी तो फिर से डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। ये इलेक्शन कर्नाटका के आवाम के लिए बहुत ही अहम है। ये मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि इस बार कर्नाटका के अंदर कांग्रेस के 150 सीट पक्के हैं। कांग्रेस ही समझदारी के साथ लोगों को साथ ला सकती है, चीजें करवा सकती है। क्या विपक्ष का महागठबंधन आखिरकार कोई शक्ल अख्तियार कर पाएगा? कुछ पार्टियों को दरअसल कांग्रेस से और कांग्रेस ही धुरी क्यों बने विपक्षी एकता की, उसको लेकर दिक्कतें चल रही है। देखिए, वो तो हम बाद में छुड़ा लेंगे। पहले हमारा कंसंट्रेशन इधर है, कर्नाटक के तरफ है। अब जब हम दक्षिण में हैं तो दक्षिण के इलेक्शन, कर्नाटक के इलेक्शन, जब उत्तर के तरफ बढ़ेंगे तब देखेंगे क्या करना क्या नहीं। वो 2024 के पहले हम उसके ऊपर सब मिलकर सोचेंगे। 2024 के फाइनल का ये सेमीफाइनल की शुरुआत है दरअसल, और यहाँ आपकी परफॉर्मेंस तय करेगी कि महागठबंधन विपक्ष का क्या शक्ल लेता है। नहीं, ये सेमीफाइनल का नहीं है, ये तो आईपीएल का है। ये तो जब टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट मैचों में असलियत हमेशा मालूम होता है। और टेस्ट मैच ऐसे होते हैं कि खिलाड़ियाँ कितने देर तक अब ग्राउंड पे टिकते हैं, और 5-5 दिन का खेल रहता है। वो 5 दिन के खेल में कौन कितना खेलता है वो मालूम होता है। तो इस बार बीजेपी के पास कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा था तो बीजेपी फिर से एनआरसी के ऊपर आ गई। जी हाँ, इस बार कर्नाटका इलेक्शन में बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर एनआरसी की एंट्री हो चुकी है। क्या है इसके सियासी मायने हम जानते हैं। अभी कर्नाटका इलेक्शन में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एनआरसी को लागू करने का वादा किया है। असम में 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी एनआरसी के मुद्दे को किसी राज्य में फिर से लेकर आई है। जी हाँ, बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो में इसकी वापसी हुई है और पार्टी ने लास्ट मंडे को इसे लागू करने का वादा किया है। बीजेपी ने अपने जो है मैनिफेस्टो लेटर में वादा किया है कि कर्नाटका में सत्ता आने पर सभी अवैध प्रवासियों का निर्वासन यानी सुनिश्चित किया जाएगा। यानी जो भी गैर कानूनी तरीके से कर्नाटका के अंदर रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। तो बीते कई दूसरे जो है स्टेट्स के इलेक्शन की तरह बीजेपी के सामने जो है नागरिक यानी यूसीसी को कर्नाटका चुनाव में मैनिफेस्टो के हिस्से के रूप में लागू करने की रणनीति अपनाई है, जो कि पहले से ही बीजेपी का राष्ट्रव्यापी एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा है। अगर इसके जरिए बीजेपी वहां यानी कर्नाटका के अंदर सत्ता में आती है तो कर्नाटका की एक उच्च स्तरीय समिति के सिफारिशों के आधार पर इसका दूसरे स्टेट के अंदर भी दांव चला जा सकता है। देखिए, कर्नाटका के बाद तेलंगाना के अंदर इलेक्शन होना है। कर्नाटका में जितने चांसेस यानी कि 0 चांसेस बीजेपी के दिख रहे हैं, उसी तरीके से तेलंगाना में 0 भी नहीं है। तो अब तेलंगाना में भी आके ये लोग यही बोलेंगे कि अगर से तेलंगाना के अंदर बीजेपी की सरकार बनती है तो हम यहाँ पर भी एनआरसी लागू कर देंगे। हालांकि असम के अंदर वो लोग लागू नहीं कर सके थे। बता दें कि बीजेपी पार्टी ने अब तक असम को छोड़कर अपने कई स्टेट चुनाव घोषणा पत्रों में एनआरसी को छूने से परहेज किया था, जबकि बीजेपी ने कहा था कि असम के अंदर जो है गैर कानूनी तरीके से लाखों लोग रह रहे हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो में एनआरसी के साथ साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम को अपना समर्थन देने का वादा किया था। यानी मैं बात कर रहा हूँ सीए एनआरसी के बारे में। जी हाँ, जिसे 2019 में सांसद द्वारा पास किया गया था, लेकिन जो है रूल्स के अभाव के इसे लागू नहीं किया गया था। सरकार ने दिसंबर 2019 में कहा था कि विधेयक और सीए के खिलाफ एहतजाज के बीच देशव्यापी एनआरसी की उसकी कोई योजना नहीं है और अपोजिशन पार्टीज पर मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया था। अपोजिशन दलों ने एनआरसी को बताया था भेदभाव। जी हाँ, कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और अपोजिशन लीडर ने सीए और एनआरसी को
धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का मामला बताया था। राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि बीजेपी ने कर्नाटक में एनआरसी की शुरुआत पर अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। यानी बीजेपी ये सोच रही है कि अगर से हम कर्नाटक के अंदर जो थोड़े बहुत अंधभक्त उनको चाहते हैं उनको खुश कर दे तो वो जीत सकती है। उनकी सोच गलत साबित होगी आने वाले दिनों में। तो ये जो सीए एनआरसी कर्नाटक के अंदर शुरू करे ये लोग, इनका मानना है कि प्रमुख समर्थक यानी जो इनके चाहने वाले उनके दिलों के करीब का मुद्दा है। पहली बात तो ये है कि डेवलपमेंट का काम कुछ भी नहीं करे, उल्टा जो है ये बता रहे कि जो भी गैर कानूनी लीगल तरीके से कर्नाटका में रह रहा हम उसको निकाल के फेंकेंगे। यानी कि अब इनको जो है ये काम के लिए भी 5 साल चाहिए आने वाले। यानी कर्नाटका के अवाम के दो जो बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी और गरीबी, इसको लेकर जो है बीजेपी की कोई भी योजना नहीं है। अगर से बीजेपी आएगी तो बेरोजगारी और जो है गरीबी के ऊपर कोई बात नहीं होगी। बात होगी तो फिर वही हिजाब के ऊपर बात होगी, मस्जिद के ऊपर बात होगी, मदरसों के ऊपर बात होगी तो सिर्फ मुसलमानों को किस तरीके से कमजोर किया जाए इस पर बात होगी। तो ये लोग जो है अंधभक्तों को बिठा के एक मीटिंग करे जिसके अंदर अंधभक्त बोले कि हमको खाना पीना नहीं है तो नहीं है, मगर कि सीए एनआरसी लागू करो कर्नाटका में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बड़ा बयान आया है। इन्होंने कहा है कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। यानी कि इन्होंने बीजेपी और बीजेपी के चाहने वालों को एक बहुत ही बड़ा चुरका दे दिए है। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये हमें सोचना है। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, पर हम बेवकूफ नहीं हैं। ये आज हमारी संस्कृति को जीवित कैसे रखा जाए, आप कैसा जिला, कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये आपके सामने चुनौती है। चुनाव आपको रक्षक बनना पड़ेगा, इस संस्कृति के रक्षक बनना पड़ेगा, हमारे संविधान का रक्षक बनना पड़ेगा। अगर संविधान बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान जो विश्व में मशहूर है ये गलत हाथों में चला जाए तो हम कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपेंगे। इस पर आपको सोचना है और आपको रक्षक बनना है संस्कृति की, आपको रक्षक बनना है हमारे संविधान की। सबसे बड़ी चुनौती इतने नौजवान यहाँ हैं, सबसे बड़ी चुनौती तो नौजवानों की भविष्य की है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक सोच है, आज के नौजवान का एक नजरिया है। आज का नौजवान कोई कमीशन नहीं चाहता, कोई ठेका नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। या जो हमारा प्लांट था, सबसे बड़ा सोयाबीन का प्लांट बंद हो गया, अभी आप मांग कर रहे हैं इतना बड़ा कृषि उत्पादक जिला और कोई प्लांट नहीं है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। कितने प्रोसेसिंग प्लांट यहां बन सकते हैं और हमारे कृषि क्षेत्र की कितनी उन्नति हो सकती है, हमारे नौजवानों को कैसे मौका मिल सकता है। पर जो प्लांट था उसे भी बेच दिया गया। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।